चलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, हमने फटाफट क्या लिए। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसको पढ़िए और इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर चेक करिए कि आपके कितने सही हुए। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पूछ रहा है किस कौन सा इसमें करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 सॉलिड एंड PBr5 सॉलिड इज sp3d। सही है। बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, ये क्या सही है। एसएस ओवरलैपिंग इज ऑलवेज वीकेस्ट, हाई स्टेटमेंट सही है। डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl5 PCl3F2 एंड PCl2F3 और नॉट से। अब बताओ कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। इसको सॉल्व करके बताओ। चलो, अब मैं सॉल्व करता हूँ। चलो, पहला स्टेटमेंट क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 सॉलिड एंड PBr5 सॉलिड इज sp3d, ये रॉन्ग। अभी रीजन भी देख। बॉन्ड एंगल ऑर्डर NO2 पॉजिटिव, NO2 NO2 माइनस, NO3 माइनस, क्या ये करेक्ट है? ये भी रॉन्ग। कह रहा है एसएस ओवरलैपिंग इज ऑलवेज वीकेस्ट, क्या बात सही है? ये भी रॉन्ग। क्या चौथा भी रॉन्ग है? क्या चारों रॉन्ग है क्या? डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl5 PCl3F2 एंड PCl2F3 आर नॉट सेम, इसका मतलब हाँ, ये तो बात सही है, सेम नहीं होते। चौथा स्टेटमेंट क्या है आपका? चौथा स्टेटमेंट है आपका करेक्ट। क्या है? करेक्ट। अब आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। अब आते हैं पहले ऑप्शन। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 एंड देखो PCl5 सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, याद रखना। PCl5 सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl6 माइनस और PCl4 पॉजिटिव, ये होता है। और जो हमारा PBr5 है, अगर वो सॉलिड स्टेट में हो तो किस फॉर्म में पाया जाता है? ये पाया जाता है PBr4 माइनस और प्लस, PBr4 प्लस और Br माइनस, इस फॉर्मेट में ये पाया जाता है। ये होते हैं इक्विली वेरिएबल, ऐसा बनता है। ये कुछ ऐसा पाया जाता है। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लो। फास्फोरस 5 एक निकला, 4 बच्चा, 4 बॉन्ड बनाया, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। वहां तो sp3d लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या होगा। फास्फोरस 5 और एक माइनस 6, कितना हुआ है? 6 बॉन्ड बनाए, 6 का मतलब sp3d2, यही होगा। PCl4 पॉजिटिव, फास्फोरस 5 एक निकला, sp3। कहाँ? वो तो कह रहा है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होते हैं, देखो कहाँ है। ये sp3d2 भी फॉर्म में है और ये sp3 के फॉर्म में, ये है सिर्फ sp3 के फॉर्म में, तो कहाँ सेम है देखो। इसका मतलब इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो क्या आपको पता था ये? बॉन्ड एंगल ऑर्डर, अब बताओ, बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या वो सही लिखा हुआ है? हम्म। इसको इधर शिफ्ट कर दें थोड़ा। चलो इधर शिफ्ट कर। अब आते हैं इधर, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। या अब आते हैं इस पे। कह रहे हैं NO2 पॉजिटिव, देखो NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल किसको पता है बताओ। NO2 पॉजिटिव का 180 डिग्री होता है। NO2 का बॉन्ड एंगल, NO2 का बॉन्ड एंगल 134 के आसपास। NO2 माइनस का बॉन्ड एंगल 115 डिग्री के आसपास होता है। और NO3 माइनस का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है जल्दी बताओ। यह है NO2 पॉजिटिव, लीनियर कहते हैं। NO2 पॉजिटिव ये ऐसा, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। देख लो। NO2, NO2 कैसा होगा? N दिस और इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा,
सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत कम हो, लेकिन जब तुम NO2 माइनस में जाओगे, इसमें जाओगे NO2 माइनस में जाओगे तो इसके पास पूरा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पूरा लोन कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो रिपल्शन होगा क्या होगा, इनका रिपल्शन क्या होगा, इन बॉन्ड पे थोड़ा ज्यादा होगा देन दिस, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उतना रिपल्शन नहीं होता। तो ये वाला बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा ज्यादा होता है, और कितना होता है 134 के आसपास, और यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाता है, और कितना अप्रोक्स 115। NO3 माइनस, NO3 माइनस कैसा होता है, NO3 माइनस कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा बना ये कुछ ऐसा होता है, प्लेनार शेप का होता है, और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है इनका 120 डिग्री। NO3 माइनस में वैसे भी 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, ऐसे भी देख सकते हो, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनारी होता है, और बॉन्ड एंगल 120 होता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ समझ गए। अब आते हैं तीसरे, कह रहा है कि एसएस ओवरलैपिंग बहुत ही वीकेस्ट होती है, ऑलवेज वीकेस्ट होती है, क्या सही स्टेटमेंट है, बताओ क्या एसएस ओवरलैपिंग ऑलवेज वीकर होती है। चलो बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, हमने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट दो टाइप की होती है, एक हमने पढ़ा एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक हमने पढ़ा है साइड ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग ना। एक्सियल का मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, होगा क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या बनाती है, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और साइड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा कब बनता है, जब जिस अगर हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आपको पता है कि अगर लोग कहाँ पे पाए जाएंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो वो सिग्मा बनाते हैं, अदरवाइज वो क्या बनते हैं, पाई बनाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या, दो फैक्टर्स हम जनरली देखते हैं, हम कैसे देखते हैं कि अगर एन सेम रहा, क्या सेम रहा, अगर एन सेम रहा तो हम क्या देखते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, पी कैरेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि पी कैरेक्टर में डायरेक्शनल नेचर की वजह से, किसकी वजह से, अभी इसको डिफाइन करेंगे। और अगर हम दूसरा क्या देखते हैं कि अगर एन डिफरेंट रहा, क्या रहा, एक और शॉर्टकट उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी उसके बता, अगर एन डिफरेंट रहा तो हम देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर या साइज, एक ही बात, पी कैरेक्टर बोल दो या साइज बोल दो। तो ये दो लॉजिक से हम क्या करते हैं उसकी ओवरलैपिंग को, क्योंकि हमें पता है कि अगर तुम्हें पता है 1s ऑर्बिटल है, ये मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, और दूसरा कौन है 1s, ये तुम्हें इसकी ओवरलैपिंग करानी है, क्या करानी है, जब हम इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे एस एस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके एस ऑर्बिटल थोड़े छोटे शेप का होगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो फैला होगा इलेक्ट्रॉन वो कम रीजन में फैला, इसमें भी कम रीजन में होगा। तो जो ओवरलैपिंग जब कराओगे इनकी, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मान लो 1s नहीं है, मान लो तुमसे कहा गया 2s ले लो, क्या ले लो, दिख रहा है ना, जैसे ही तुम 2s लोगे तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो साइज क्या हो जाएगी, 3s लोगे साइज और बढ़ जाएगी, 4s लोगे तो साइज और बढ़ जाएगी। जब 2s की ओवरलैपिंग कराओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पे और फैल गए, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फैल गया, और जब इनकी ओवरलैपिंग कराओगे तो इस रीजन में आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होती चली जाएगी, तो उसकी स्ट्रेंथ खराब होती चली जाएगी। इसीलिए जितना एन छोटा होता है उतनी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उतनी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जगह दिख नहीं रही है, क्या किया जाए, इस पे आगे चलते, ठीक है, वो तो याद है ना आपको, जो क्वेश्चन था वो आपको पता है,
तो हमने क्या कहा, जैसे कहा गया कि तुमसे 2s टू पी या 2s देखो यहाँ पे एन सेम, यहाँ पे एन क्या है, दोनों के एन को ऐड करो, एक शॉर्टकट ये भी है। देखो एन सेम है ना, टू, हमने क्या कहा कि अगर हम एस एस की ओवरलैपिंग कराएं, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ये हमारी है पीपी ओवरलैपिंग, कुछ ऐसी होगी। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है हमारी, ये हमारी है एसपी ओवरलैपिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, ये है लोब, क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्फेरिकल शेप है दिख रहा है, इसको लोब बोला जाता है। अब होगा क्या, ये क्या है हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या ये, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब पी ऑर्बिटल होगा तो डंबल शेप का होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पाए जाएंगे, इसी एक्सिस के लॉन्ग। तो जो इनकी ओवरलैपिंग होगी थोड़ी अच्छी होगी, क्या होगी, थोड़ी अच्छी होगी जब एन सेम रहेगा, इसीलिए सबसे बढ़िया होगा ये, फिर होगा ये, फिर होगा ये, क्योंकि एस वाले में इलेक्ट्रॉन पूरे फैल जाएंगे चारों तरफ, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग कराओगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। और यहाँ पे तो इससे तो थोड़ा अच्छी रहेगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, इस वाले इंटर, पी वाले के इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा पाए जाएंगे, इस वाले के थोड़े से कम पाए जाएंगे, तो ओवरलैपिंग होगी, लेकिन इससे अच्छी होगी, इससे खराब होगी। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो था कि एस एस ओवरलैपिंग इज ऑलवेज वीक। यहाँ तो दिख रहा है कि एस एस वीक है, लेकिन कब, जब एन डिफरेंट है, जब एन सेम है, सेम सबका एन देखो सेम। तुमसे कहा जाए कि 1s 2s, पीछे पीछे क्वेश्चन भी है, पीछे एक इस पे बेस एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अभी हम उसको देखेंगे, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग किसमें करेक्ट वन होगी, क्या होगी, इसका मतलब ये नहीं कि एन कुछ भी हो और एस, तुमसे कहा जाए कि 1s 2s है और 3p 4p है, तो इसकी एस की ओवरलैपिंग खराब होती है, इसलिए इसकी ज्यादा होगी, ये रॉन्ग, ये सही नहीं है, क्योंकि एन बढ़ता जा रहा है। तो बस अगर 2p ऑर्बिटल इतना छोटा होगा तो 3p इतना बड़ा हो जाएगा और 4p इससे ही बड़ा हो जाएगा। अब देखो लोब क्या हो रहा है, लोब की साइज भी तो बढ़ती जा रही है, तो लोब की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फैलना चालू कर देंगे, क्या चालू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन फैलना चालू कर देंगे, बच जाएंगे ज्यादा स्पेस में। तो इसमें तो ठीक है, छोटे एन तो ठीक है, जैसे एन बढ़ता जाएगा तो लोब की साइज भी क्या होती जाएगी, तो लोब की साइज भी बढ़ती जाएगी। तो लोब की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन भी तो फैलना चालू कर देंगे, जब किसी से इनकी ओवरलैपिंग कराओगे दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ कम आएगी फिर। इसीलिए ये लॉजिक सही नहीं है कि एस एस हमेशा वीक होगा, वो डिपेंड करता है उनके एन पे। छोटे एन तक तो ठीक है, लेकिन बड़े एन पे जाओगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। वो वहां तक वैलिड है जब एन सेम हो, तो वहां ठीक है, वहां तो वैलिड है। लेकिन अभी 1s 2s और 2s 2p, अब तुमसे कहा है बताओ इसमें किसकी ओवरलैपिंग अच्छी है, तो तुम्हें लगेगा कि ये एस एस है, ये एस पी है, तो एस पी ज्यादा होगी, एस एस खराब होगी, नहीं। तुम क्या करो, इनके इन को ऐड कर दो, सबसे आसान तरीका क्या करो, इनके इन को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना होगा 3, इनके इन को ऐड कर दो, 2 + 2 कितना आएगा 4। तो जिसका छोटा होगा ये स्मॉलर है, इसलिए ऑर्डर करेक्ट, समझ गए। तो इस पे आते हैं, देखो 2p 3p और ये क्या है, 2p 3d है, तो 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 5 होता है। अब क्या करें, अब बताओ कैसे देखें, तो ये तो मसला हो गया, दोनों के 5 आ गए, तो फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखोगे। अगर मैं कहूँ 2p 3p की ओवरलैपिंग करा, क्या करानी है, देखो 3D में क्या होता है, हमें पता है जो डी ऑर्बिटल होते हैं, dy dy z, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ऐसे, इन बिटवीन द एक्सिस ऐसे। और जब तुम्हारा 2p ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, वो होगा ऐसे।
होगा क्या, देखो ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड होते हैं 45, मतलब ये थोड़ा सा क्या है इधर, इंक्लाइंड है पहले से। अगर तुम पी पी देखोगे, अगर तुमसे कहा जाए पी पी बनाओ, दोनों पी पी लोगे तो ऐसा दिखेगा, ये पी और ये वाला, ऐसा कुछ देख लो। ये थ्री पी थोड़ा बड़ी साइज का होगा, टू पी एक ही साइज के नहीं होंगे, या थ्री पी है थोड़ा बड़ी साइज का होगा, कुछ ऐसा पड़, ठीक है मैंने सेमी बना दिया है। अब देखो यहाँ पे क्यों ज्यादा हो गई टू पी थ्री डी की, बताओ क्यों ज्यादा है, किसको पता है? जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे रीजन क्या है, देखो ये क्या है, थोड़े से बेंड है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या है, पहले से बेंड है, तो इनकी और लैपिंग क्या होगी, ज्यादा। ये देखो थोड़े क्या है डिस्टेंस, देखो इनकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो, तो ये ऑलरेडी थोड़ा बेंड है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ये 45 है, किसी डायरेक्शन पे ऑलरेडी है, तो इसीलिए इस पे हम क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्शनल नेचर। यहाँ पे ओवरलैपिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी देन दिस, इसलिए ये वाला भी ऑर्डर करेक्ट रॉन्ग है, क्योंकि इसकी ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलो इस पे आते हैं, अब इसको ऐड करो, वन प्लस टू कितना होगा बताओ, वन प्लस टू होगा थ्री, सही। और यहाँ कितना आएगा, टू प्लस टू, टू प्लस टू आएगा फोर, तो ये भी तो रॉन्ग ही है। देखो यहाँ पे एस एस वाली खराब है एसपी से ही, हाँ तो मैंने कहा एस एस जो स्टेटमेंट था हमारा, हम उस पे आते हैं। उसने कहा था कि एस एस हमेशा खराब होती, नहीं देखो यहाँ एस एस अच्छी है एसपी से, और यहाँ देखो एस एस खराब है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये ज्यादा अच्छी है। अब इस पे आ जाते हैं, देखो इस पे क्या होगा, टू प्लस टू कितना होगा, फोर। इस पे आ जाते हैं, टू प्लस थ्री कितना होगा, फाइव। तो कौन अच्छा है, ये अच्छा होना चाहिए, तो उल्टा दिया है रॉन्ग। समझ गए स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कैसे देखोगे एग्जाम, ठीक है। ये था पूरा तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। अब आते हैं उसके, एक और स्टेटमेंट होगा ना अभी उसमें, हाँ ये वाले। चलो यहाँ तक तो होगी, एस एस ओवरलैपिंग ऑलवेज वीकेस्ट स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट पीसीएल फाइव, पीसीएल थ्री एफ टू एंड पीसीएल टू एफ थ्री। कह रहा है बताओ इसका डाइपोल मोमेंट सेम नहीं है, तो अब डाइपोल मोमेंट पे आ जाए। चलो अगले पे आ जाते हैं, डाइपोल मोमेंट सेम नहीं है। चलो पीसीएल फाइव कैसा बनता है बताओ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये तो पता है ना, पीबीपी, ये सीएल, ये सीएल, ये आपका सीएल, ये आपका सीएल, ठीक है। ये हो गया ट्राइगोनल, और ये हो गया बाई पिरामिडल। अब हमें पता है कि हमें डाइपोल मोमेंट में हम डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल की डायरेक्शन पता है ना कैसे बनाते हैं, मोर लेस इलेक्ट्रोनिक एटम के बीच में देखना, अगर बिटवीन टू एटम तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और अगर हमें लोन पेयर और एटम के बीच में देखना है तो फ्रॉम एटम टू लोन, ठीक है डायरेक्शन। बताओ फास्फोरस क्लोरीन में कौन ज्यादा, क्लोरीन का ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इधर भी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। और इधर भी क्लोरीन की ज्यादा है, और इधर भी क्लोरीन की ज्यादा है, और इधर भी क्लोरीन की ज्यादा। अब देखो ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और वो डाइपोल कैंसिल होते हैं जो सेम डाइपोल होते हैं, अपोजिट डाइपोल नहीं कैंसिल होंगे, याद रखना कुछ ना कुछ बचेगा। ये अपोजिट डाइपोल है और सेम डाइपोल है, ये कैंसिल हो गए। इन दो, अच्छा देखो ये दो, ये कुलरीन ये कुलीन, ये एंगल 120 डिग्री का होता है, पता है ना, ये 120, ये 120, ये 120। इनका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट तो बीच में जाएगा इन दोनों डाइपोल का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डाइपोल और ये डाइपोल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो डाइपोल है ये फास्फोरस कुलीन का डाइपोल है, ये भी डाइपोल किसका है, फास्फोरस और कुलीन का। तो सारे डाइपोल क्या हो गए, यहाँ पे कैंसिल हो गए, जिसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो है। चलो ये तो ठीक है, अगले पे आते हैं। कह रहा था पी सी एल थ्री एफ टू है, क्या है, पी सी एल थ्री एफ टू है, अच्छा। दो अलग अलग एटम है, तो कैसे पता चलता है एक्सियल पोजीशन पे किसको रखना और इक्वेटोरियल पे किसको रखना। ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है, बेंट रूल के हिसाब से हम कहाँ रखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को कहाँ रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, कहाँ रखते हैं,
एक्सियल पोजीशन पे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अब डाइपोल बनाऊं, फास्फोरस क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, फास्फोरस क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, फास्फोरस क्लोरीन में क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो ये पीएफ, ये पीएफ कैंसिल। ये क्लोरीन क्लोरीन का डाइपोल है, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। और ये भी क्लोरीन का ही डाइपोल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। क्लियर। अब आते हैं अगले पे। अगला था क्या? अगला था PCl2 और F3। क्या था? F3 था। फ्लोरीन तो हमेशा एक्सियल पे ही आएंगे, पता है। अब अगर मैं कहूँ इसका डाइपोल बनाओ, क्या बनाओ? इसका डाइपोल ड्रा करो। चलो बताओ क्या होगा। इधर तो फ्लोरीन की तरफ जाएगा। चलो दूसरे कलर से। इधर कहाँ जाएगा? डाइपोल फ्लोरीन की तरफ, इसका डाइपोल फ्लोरीन की तरफ। तो ये दोनों डाइपोल सेम ही है, फ्लोरीन फ्लोरीन के हैं, कैंसिल हो गए। अब इधर आते हैं। इधर कहाँ डाइपोल? क्लोरीन की तरफ। इधर कहाँ डाइपोल? क्लोरीन की तरफ। और इनका रिजल्टेंट डाइपोल कहीं इधर जाए। अच्छा ठीक है, तो फास्फोरस फ्लोरीन का डाइपोल ही था। क्या ये दोनों तो कैंसिल हो गए? क्या ये और ये कैंसिल हो गए? नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस और क्लोरीन का डाइपोल है, और ये फास्फोरस और फ्लोरीन का डाइपोल है, दोनों डिफरेंट डाइपोल हैं। कैंसिल तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा, सेम डाइपोल नहीं है, इसका मतलब इसका म्यू नॉन जीरो है। का मतलब जो चौथा स्टेटमेंट था वो सही है, क्योंकि सबके डाइपोल इक्वल नहीं आए। देखो इन दोनों का डाइपोल तो जीरो आ गया और इसका डाइपोल जीरो नहीं आया। चौथा स्टेटमेंट देखो यहाँ है, डाइपोल मोमेंट ऑफ PCl5 PCl3F2 एंड PCl2F3 आर से। इसका मतलब यही स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, अरे समझ आया। अभी ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। हमने इससे रिलेटेड आपको सारी थ्योरी भी बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तेरा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। तेरा बॉन्ड एंगल इन ClF3 इज 90 डिग्री। क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ, पॉज करके सॉल्व करो। ये नहीं, इनकरेक्ट। बॉन्ड एंगल इन HCF4 इज, अरे ये इनकरेक्ट है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट तो यही है। बॉन्ड एंगल इन HCF4 इज 90 डिग्री, ये बात तो सही है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। बॉन्ड एंगल ऑफ N2O इज लेस देन NO2, क्या ये बात सही है? ये बात भी क्या है? ये भी तो इनकरेक्ट है, क्योंकि N2O का बॉन्ड एंगल तो ज्यादा होता है NO2, जिसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज लेस देन N2। अच्छा, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, ध्यान दो, करेक्ट नहीं पूछा है। चलो ClF3 का बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले फटाफट बताओ। 7 3 10, 10 का आधा क्या होता है? 5, 5 का मतलब sp3d। हमें पता है 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। 7 होते हैं ना, 3 बॉन्ड में गए 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या होता है? कौन से शेप का होता है भाई? बेंट टी शेप, पढ़े हो ना। तो ज्योमेट्री तो PBP होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी ऐसा आइटम ट्रीट कर लेते हैं। ज्योमेट्री बनाओगे जब तुम, इसकी बेंट टी शेप का होगा। कैसा होगा? एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा बेंट होगा। क्या होगा? एकदम सीधा नहीं होता, कुछ ऐसा होता, थोड़ा सा बेंट, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे 2 लोन पेयर है इसके पास, क्या है? 2 लोन पेयर है। देख लो भाई, शेप भी सही बनना चाहिए। शेप में क्या पढ़े हो कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? लोन पेयर आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टू डिक्रीज द पेयर लोन पेयर रिपल्सन, ताकि हम लोग जो रिपल्सन है उसको क्या कर सकें?
मिनिमाइज कर सके, इसलिए हम कहाँ रखते हैं उसको, इक्विटोरियल पोजीशन पे। और ये देखो इक्विटोरियल ही तो है, ये एक्सियल है, ये ट्राइगोनल हो गया, और ये बाई भी, इसको घुमा दोगे ऐसे ना तो ऐसा ही दिखेगा जैसे पिछला बनाए थे पीसीएल फाइव, ऐसे घुमा दो ऐसे। समझ गए? तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रखा जाएगा, ये भी याद रखिए। अब देखो ये वाला बॉन्ड एंगल, यही वाला पूछा है, ये वाला बताओ, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, जल्दी बताओ। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये 90 होगा? ये वाला, ये बॉन्ड एंगल 90 से कम है, क्योंकि ये लोन पेयर का जो रिपल्सन है, ये क्या किया है, फ्लोरीन को थोड़ा सा बेंड कर दिया है, टी शेप। टी ऐसा होता है भाई, ऐसा टी ऐसा होता है। ये तब होता है जब इसको कोई धक्के ना मारता, तब ये टी शेप 90 का तब होता है जब ऊपर से कोई इसको धकेल नहीं रहा होता, तब ऐसा। यहाँ तो दो लोन पेयर क्या कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इन CLF इज 90 डिग्री, इनकरेक्ट। इसका मतलब यही तो इनकरेक्ट है। समझे? ये पहला स्टेटमेंट था। चलो दूसरे पे आते हैं, इसको हटा दें। चलो दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहा है बॉन्ड एंगल इन HCF4 इज 90 डिग्री। चलो ये तो तुम पढ़े ही, HCF4 ऐसा होता है, HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, इसके बारे में सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। HCF4 कुछ ऐसा होता है, तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेना। क्या होता है ये ना, स्क्वायर प्लेना। ये है शेप, ये वैसा कुछ। और हमें पता है ये वाला, क्या पढ़े हो भाई, कुछ याद है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब के सब क्या होते हैं, 90 डिग्री। मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कितने 90 डिग्री एंगल, चार ना। विटामिन फ्लोरीन लोन पेयर को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। टोटल पूछेगा तो लोन, ये जो पीछे वाले होते हैं ना, टोटल पूछेगा तो लोन, अगर वो लोन पेयर को भी काउंट कर ले, तब लोन पेयर भी चारों फुल लेन के, सामने वाला भी 90 डिग्री पे, और जो बोर्ड के पीछे से, एक सामने से ऐसे है लोन पेयर, और एक पीछे से, वो भी परपेंडिकुलर ही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये वाला सीधा स्ट्रेट 180 का है, ये भी 180 का है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल हमसे यही वाला पूछ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो करेक्ट है। चलो इसका हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए इनकरेक्ट तो नहीं लेना ना, हमें करेक्ट तो लेना ही नहीं। बॉन्ड एंगल ऑफ N2O इज लेस देन N2। चलो इसका देखते हैं N2O कैसा होता है। N2O कुछ ऐसा होता है, ये N2O है, ये लीनियर, क्या है, लीनियर है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो, और NO2 अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, बॉन्ड एंगल कितना था, 134 डिग्री। कह रहा है कि N2O का बॉन्ड एंगल लेस देन है NO2 से, नहीं तो ज्यादा है। इसका मतलब इनकरेक्ट ही पूछा है, इसका मतलब ये भी सही माना जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है। अब अगर मैं फॉर्मल चार्ज पूछ लूँ, क्या फॉर्मल चार्ज कितना, तीनों एटम पे, तो कैसे निकालोगे बताओ? कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, एग्जाम है। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हो, पता है कुछ शॉर्टकट, या तुम फार्मूले से निकालो, तुम्हें आता हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस तरफ एरो है उस पे आएगा -1, और जिधर से जा रहा है इस पे आएगा +1। और ये नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्डेड है, जिस पे 0 आए, क्योंकि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट क्या है। तुम जो फार्मूले से निकालते हो उससे भी निकाल सकते हो, या तो अच्छा इसका इसका भी पूछा जा सकता है, एन डबल बॉन्ड ओ, इसका भी पूछा जा सकता है। बताओ फॉर्मल चार्ज क्या है, एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है ना, उसने चौथा बॉन्ड बना दिया, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो +3 क्या आएगा, अब क्या होगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा -2। इस नाइट्रोजन को बनाना था 3, लेकिन उसने बनाया सिर्फ 2, कम है तो माइनस आएगा, तो इस पे आएगा -1। समझे? ऐसे भी देख सकते हो, या तुम जो फार्मूला पढ़े उससे भी निकाल सकते
बॉन्ड एनर्जी, ये तो एक्स्ट्रा ही बता दिया, ये तो था ही नहीं यहाँ पे। चलो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज लेस देन N2, कह रहा है बॉन्ड एनर्जी H2 की कम है किससे, N2 से। क्या ये बात सही है? कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो हाइड्रोजन है, सबसे छोटा होता है, इसकी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्यों? सही यही ना सोच रहे हो? अरे भाई तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, इससे तो इससे ज्यादा, इसको तो तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्यों भाई? तुम, वो कब होता है वो भी तो पता होना चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, तो 0.5, 0.5 ना। बॉन्डिंग माइनस ABMO अपॉन 2, बॉन्डिंग तो है -0, 2 अपॉन 2 तो 1 आएगा ना यार। बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आएगा। चलो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है कितना होता है, 3 होता है, 3.0, और इसका है 1.0। बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब उसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी। सही पढ़े हो? इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये सुन सही है। हमने तो इनकरेक्ट पूछा। अच्छा हाँ, उस पे आते हैं कि भाई हमने बोला है कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वो कहीं नहीं आया। वो तब होता है महाराज जब सिंगल HH होता और सिंगल NH की बात करता। ये N2 मॉलिक्यूल जो है वो एक ट्रिपल बॉन्डेड N है। क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड N है। ये अगर वो बोलता है कि सिंग इसमें किसकी ज्यादा है, तब HH की ज्यादा हो। सिंगल बॉन्ड में किसी भी दो एटम में हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, समझे? सिंगल बॉन्ड में होता है। कैसा लगा ये सेशन आज का, मजा आया? हाँ, ये था हमारा पूरा सेशन आज का। हमने आपको बहुत सारी थ्योरी बता दी, क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी कर। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन लाएंगे तो वहां भी आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन के थ्रू। आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।